Hello students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamagan Public School Vrindavan in this situation of worldwide pandemic due to coronavirus. वेलकम करता हूं मैं आपका इस वीडियो में। और ये प्रोग्राम जो इनिशिएट किया है कानामाखन पब्लिक स्कूल वृंदावन है, जिसका नाम है स्टडी फ्रॉम होम। इसमें हम बनाते हैं आप लोगों के लिए वीडियोस डायरेक्ट घर से। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज वीडियोस आर यू कैन लाइव इंटरेक्ट विद अस, यू कैन गिव योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन गिव योर क्वेरी जस्ट बाय सेंडिंग अ पर्सनल मैसेज ऑन आवर व्हाट्सएप. So we are ready to solve your queries, we are ready to quench your queries at any cost possible. कोरोना का टाइम है, सिचुएशन खराब है, पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक से जूझ रहा है। तो उससे पहले एक डिस्क्रिप्शन एडवाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, बिकॉज द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। इंडिया की रैंकिंग ऊपर से ऊपर होती जा रही है इन कोरोना इंडेक्स ऑफ ओवरऑल इन्फेक्शंस। तो अपने आप को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को बचाइए, अपनी फैमिली को बचाइए। चलिए, ये तो थी एक जनरल डिस्क्रिशनरी एडवाइस। अब हम आ जाते हैं द कंटेंट दैट वी वर कवरिंग अप इन आवर प्रीवियस वीडियो. Before going further into the chapter, I would like to recapitulate whatever we have done in our previous video. In the forms of business organization, we were studying the form of business organization along with case study of every single organization. The first form of organization that we covered up was sole proprietorship along with case studies, and after that we came up towards joint Hindu family business and along with case studies, and third one partnership, after that cooperative societies and joint, and at last but not least joint stock company. The main thing that we have to take care of before going into attempting questions and all, what is the important criteria from each and every form of business organization. You need to aware about features, you need to aware about benefits, and you need to aware about demerits, because these are the criteria from where you are going to get question in your exams. और जैसा कि हम जानते हैं from last session, the CBSE board has made some changes in the question paper 2, and 25% क्वेश्चन पेपर इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हमें उस अप्रोच से भी अपनी स्टडी को तैयार रखना है। एंड ये कैसे होगा? ये पॉसिबल तब होगा व्हेन वील बी मोर इनटू द बुक्स। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट फॉर 11th स्टैंडर्ड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैवंट गॉट बुक्स येट। ठीक है, तो क्या करें इस कोरोना के टाइम पे? घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, पेरेंट्स बाहर भेजना नहीं चाहते, तो किस तरह से बुक्स का अरेंजमेंट करें? देखिए, गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जहां पे आपको बुक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी अवेल हो जाएगी, एंड वहां से आप सीधा अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए, थोड़ा कंप्रोमाइज हम कर रहे हैं, थोड़ा कंप्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा, एंड इट इज द हम्बल रिक्वेस्ट, वेन एवर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, यू मस्ट हैव बुक्स अलॉन्ग विद योरसेल्फ। पहली बार आप देखें, आपके पास बुक जरूर हो, बिकॉज वी आर इन कॉमर्स सेक्शन, एंड फॉर कॉमर्स, फॉर यू गाइज, दिस कंटेंट इज न्यू। आई एम डैम श्योर एक बार बुक लेके बैठ जाओ, उसके बाद मेरे वीडियो को आप देखो, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल रिकॉल एवरीथिंग दैट यू हैव रेड। सो ये था एक छोटी सी बात आपके और मेरे बीच में। अब हम आते हैं अपने डायरेक्ट कंटेंट पे। द लास्ट टॉपिक दैट वी आर कवरिंग अप इन आवर प्रीवियस वीडियो वाज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था क्या? जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई हैव ऑलरेडी इलैबोरेटेड व्हाट एग्जैक्टली अ कंपनी इज। ठीक है, कंपनी क्या है, एंड इन इंडिया अंडर विच लेजिस्लेशन अ कंपनी इज गवर्न्ड। बताएंगे इसका आंसर, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। एंड व्हाट वाज द एक्ट बिफोर 2013? बिकॉज 2013 वाज नॉट द एक्ट, एक्चुअली इट वाज द अमेंडमेंट। द रियल लॉ इज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको लेजिस्लेशन याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इन दिस चैप्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज लास्ट ईयर भी वाइवा में, एग्जाम में 1 मार्क में मैंने इस तरह के क्वेश्चन बहुत डाले हैं, तो पहले से क्वेश्चन आपको बता के चल रहा हूं, नहीं याद रखेंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए होगी। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, हमने पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जैक्टली है क्या, शेयर्स क्या होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह से होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं। आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं? देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जैक्टली होती क्या है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूं सीधी भाषा में, जॉइंट स्टॉक कंपनी हम कहते किसे हैं?
देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी हम उसे कहते हैं जहां पे कुछ लोग आके आपस में बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जहां पे लायबिलिटी लिमिटेड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड हो एंड रिस्क भी आप लोगों का लिमिटेड हो, ठीक है, और जो गवर्न किससे हो, जो अब आप बोलेंगे सर ये सारे पॉइंट तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैच होते हैं, लेकिन भैया एक बात बताओ, जो कंपनी एक्ट है वो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 से तो गवर्न नहीं होगा ना। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड हो, बिकॉज मैंने आपको बताया था फॉर एनी ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, दैट इज व्हाई अ कंपनी हैज द सेपरेट लीगल स्टेटस एंड इट होल्ड्स द स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज। तो ये था कंपनी के बारे में कुछ बातें, ठीक है, कंपनी क्या होती है, लेजिस्लेशन के बारे में एंड कहां से क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं टाइप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को टाइप के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक हो गया हमारा क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एंड अनदर वन इज सॉरी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, ठीक है, हमें इनके डिफरेंसेस जानने हैं। हमको ये जानना है कि व्हाट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड व्हाट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ज्यादा दूर कहीं मत जाइए, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जहां पे आपने ऐसा देखा होगा PVT LTD, दैट इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है क्या, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई, ठीक है, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, और मिस्टर एक्स ने एक कंपनी शुरू की, क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू करना चाहते थे। एक्स और वाई दोनों ने अपनी अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू की। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का जैसा कि नाम से क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट जो है जॉइंट रहता है, यानी कि जो ओवरऑल कैपिटल होगा वो शेयर्स में डिवाइड होगा एंड दैट शेयर वुड बी परचेज बाय द शेयर होल्डर्स, एंड वो शेयर होल्डर्स क्या होंगे, उस पर्टिकुलर बिजनेस के ओनर्स होंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग होगी, उनकी एक पर्टिकुलर लायबिलिटी होगी, वो थोड़ा सा रिस्क भी बेयर करेंगे ओनली एज पर द अमाउंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो कंपनी थी उसकी जो शेयर होल्डिंग थी, इन्होंने उसकी शेयर होल्डिंग क्या की, इन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बांट दी, यानी कि इसकी शेयर होल्डिंग उन्होंने किस में बांट दी, फ्रेंड्स एंड फैमिली में बांट दी। लेकिन मिस्टर वाई ने जो उसकी शेयर होल्डिंग का क्या किया, मिस्टर वाई ने अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग पब्लिक को दे दी, यानी कि मार्केट में कोई भी उनकी कंपनी के शेयर परचेज कर सकता था। तो जो मिस्टर एक्स की जो कंपनी है वो आपकी है क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और मिस्टर वाई की जो कंपनी है वो है आपकी क्या, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इन व्हाट टर्म्स वी डिफरेंशिएट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्रॉम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, वो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है क्या हमारा, नंबर ऑफ मेंबर्स। If I'll be talking about number of members, then in private limited company the minimum criteria of number of members is 2 and maximum is 200, and all is going by Indian Companies Act 2013। ये सब मैं अपने मन से बता के नहीं दे रहा हूं, ये सब किताब के राइटर ने अपने मन से नहीं दिया है। All these are given in the particular legislation and that legislation is Indian Companies Act 2013, ठीक है। सो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर 2 to 200 एंड
For public limited companies, minimum for to start a public limited company, the number of minimum members is minimum 7 and maximum there is no limit. ठीक है, that was the first difference between private limited company and a public limited company. ठीक है, अब इसके बाद का जो क्राइटेरिया है वो है हमारा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. नंबर ऑफ directors. If I will be talking about number of directors in between the private limited company and public limited company, then private limited company are given authority of having only giving minimum 2 directors. तो minimum number of जो director है वो है आपका 2 है for private limited company, and for public limited company the minimum number of director is stated as 3. ठीक है, तो पहला पॉइंट हुआ हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स, सेकंड पॉइंट था हमारा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा है दैट इज इंडेक्स ऑफ मेंबर्स. इंडेक्स ऑफ मेंबर्स यानी कि whosoever इज द शेयर होल्डर ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, उसकी एक इंडेक्स मेंटेन करनी होती है, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स. देखिए फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो शेयर होल्डिंग होती है वो प्राइवेट हैंड्स में होती है, यानी कि ओनर जो उसकी शेयर होल्डिंग को वो अपने फ्रेंड्स फैमिली को दे सकता है. लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डिंग पब्लिकली रिलीज की जाती है, यानी कि आप मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर उस कंपनी का शेयर वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल है, स्टॉक मार्केट के थ्रू, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू आप उस कंपनी के शेयर को परचेज कर सकते हैं. तो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की बात करूं तो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देयर इज नो कंपल्शन ऑफ For private limited company, there is no compulsion of maintaining the index of its members, but for public limited company, it is compulsion to maintain index of its members. ठीक है, अब इसके बाद जो पॉइंट है, मैंने आपको एक्स एंड वाई के एग्जांपल से एक चीज क्लियर की थी कि जो एक्स की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसके जो शेयर थे वो प्राइवेट हैंड्स में गए थे, एंड वाई के जो शेयर्स थे वो किसके पब्लिक हैंड्स में गए थे. तो उसका एक फायदा होता है, ठीक है, और उसके फायदे को हम स्टडी करेंगे अंडर द नेम ऑफ पॉइंट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, यानी कि वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल. और वहीं पे अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर लेते हैं, डेफिनेटली द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर ट्रांसफरेबल. कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होते हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं. ठीक है, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते. उसके बाद सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल. सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल से मेरा टर्म ये है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, दे कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर द शेयर होल्डिंग. Can't invite general public for shareholding. ठीक है, and definitely they can invite. अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको कम क्लियर होगा, सर शेयर होल्डिंग को इनवाइट करना मतलब एक्चुअली इसका एक ना बहुत लंबा प्रोसेस है. ठीक है, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में एलैबोरेट करूंगा. जो उसका तरीका है वो दिया हुआ है ऑलरेडी. एक्चुअली ये जितना भी शेयर होल्डिंग का काम होता है इसको देखने के लिए इंडिया में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है क्या, SEBI, सेबी. ठीक है, सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो उनकी ड्यूटी है इस चीज के बारे में देखना. तो सेबी के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में.
अभी इतना ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडेक्स ऑफ मेंबर, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हम झट से इस टॉपिक की एक केस स्टडी देख लेते हैं कि किस तरह की केस स्टडी इस टॉपिक से आ सकती है। ठीक है, तो केस स्टडी ऑफ टॉपिक जॉइंट स्टॉक कंपनी वी आर हैविंग हियर। तो केस स्टडी के बारे में मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं कि व्हाट एग्जैक्टली है केस स्टडी इज। Case study is a practical application of any topic. We have covered the topic. Now we are going through the practical application of that topic. And case study plays a very crucial criteria when it comes to the board examinations, because from years the CBSE has changed their pattern, and for business studies board examinations, so these case study are huge part of the question paper. सो ये केस स्टडी ना ही सिर्फ हम लोगों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बल्कि एक बोर्ड अप्रोच से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन ऑफ केस स्टडी। अब वेरी फर्स्ट थिंग दैट वील हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन वी आर गोइंग इनटू द केस स्टडी इज द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल बिफोर अंडरस्टैंडिंग द केस स्टडी इन जस्ट अ सिंगल गो। And I already know that many of you are not having a very good communication, and some of you are working on that. So the first thing that we'll have to take care of while solving the case study is at least go through case study from A to Z at least twice, because every case study holds the statements which contains answers. केस स्टडी सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि यू विल हैव टू डिग अप द आंसर्स फ्रॉम द केस स्टडी इटसेल्फ। अगर आप केस स्टडी के बीच में से ही आंसर निकाल लें तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। एंड एवरी केस स्टडी कंटेन्स हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स। तो सॉरी, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सर्च फॉर दोज हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स। तो एक बार मैं पढ़ता हूं केस स्टडी को, आप ध्यान से सुनिएगा। Sahara India Parivar owns many companies. Sahara India Life Insurance Company Limited is the first wholly owned private life insurance company. It offers an exhaustive range of products or plans that caters to everyone from all segments, along with prompt and quality customer service and support. तो पहला हमारा जो पार्ट है यहाँ से सपोर्ट तक वो ये है कि सहारा इंडिया परिवार की बहुत सारी कंपनियां हैं एंड सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की पहली प्राइवेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला गया है, देखिए मैं इसके बारे में आपको बता दूं। बिकॉज जब हमारा इंडिया फ्री हुआ था 1947 में, तो गवर्नमेंट ने क्या था, बहुत सारे सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स के लिए रिलीज नहीं किए थे। गवर्नमेंट ने 17 सेक्टर पब्लिक के लिए बचा के रखे थे एंड उसके बाद कुछ सेक्टर्स प्राइवेट हैंड्स में दिए गए थे। उन 17 रिजर्व सेक्टर में से एक था इंश्योरेंस सेक्टर, और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया था वो था लाइफ इंश्योरेंस। एंड लाइफ इंश्योरेंस आपका सेटअप हुआ था आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956। ठीक है, डेट से एक बार चेक कर लीजिएगा, लेजिस्लेशन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956 के बाद इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपकी एग्जिस्टेंस में आई थी। तो सहारा इंडिया क्या थी, इंडिया की पहली फुल्ली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थी। ठीक है, चलिए, जो कि बहुत अच्छे प्लान देती थी। इसके बाद सहारा असेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्रोफेशनल म्यूचुअल हाउस विच मैनेजेस मैनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। देखिए म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होता क्या है। म्यूचुअल फंड आपको मैंने शेयर होल्डिंग के बारे में बताया। लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स परचेज करते हैं ठीक है, मार्केट में, एंड कंपनी के बिजनेस के बेसिस पे, कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग के बेसिस पे, कंपनी की जो बेस कैपिटल होती है उसकी वैल्यू घटने और बढ़ते के बेसिस पे उस कंपनी के शेयर की वैल्यू अप डाउन होती है। मीन्स कंपनी इज इन द प्रॉफिट तो उसका शेयर जाएगा अप, कंपनी इज इन द लॉस तो उसका शेयर जाएगा डाउन। ठीक है, तो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो आपको म्यूचुअल फंड पे अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर कंपनी ने लॉस किया तो, बिकॉज म्यूचुअल फंड कोई आपका प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट सोर्स नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इस वजह से गवर्नमेंट एक एडवाइजरी जारी करती है। क्या एडवाइजरी जारी करती है गवर्नमेंट, आपने कई बार
म्यूचुअल फंड का ऐड देखा होगा, ठीक है, जिसमें वो क्या बोलता है कि काफ़ी टाइम से पैसे जमा कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में, और उसके बाद गाड़ी ले ली, फ्रेंड बोलता है उसका सही है. Just after that ad, you haven't heard of the warning, the statutory warning given by those ad professionals. That warning is, all mutual fund investments are subjected to market risk. Read all scheme related documents carefully. ये लाइन क्या है, इस पे मैं आऊंगा बाद में. अभी हम देख लेते हैं केस को, ठीक है. तो सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड हाउस विच मैनेजेस मैनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स. On the basis of given info, answer the following question. यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन है और सहारा की दो कंपनीज के एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है. एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. सहारा इंडिया परिवार owns both public and private limited companies. How is a public company different from private company? जस्ट इसी वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएट किया है how a public company is private, how a public company is differentiated from a private company. Number of members, subscription of capital, transfer of interest, index of its members, number of directors, इतने सारे पॉइंट्स पे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि गिव टू सिमिलैरिटीज बिटवीन कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. हमें क्या करनी है, सिमिलैरिटीज देनी है बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. देखिए सबसे पहला जो सिमिलैरिटी ये है, सिमिलैरिटी ये है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है. जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है वो भी आपकी लीगल एंटिटी होती है, ठीक है. सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है क्या, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी भी इन्वेस्टर के आने या जाने से इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को कोई फर्क नहीं पड़ता. थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है. यहाँ पूछे दो हैं, मैं तो आपको ऑलरेडी 3 बता के चल रहा हूँ. उसके अलावा लिमिटेड रिस्क बेयरिंग. तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं आंसर के, सिमिलैरिटी बिटवीन द कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अब ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 4 to 6 मार्क्स में, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कस्टमाइजेशन देता हूँ अपना एक थोड़ा सा टच देके. क्या मेरा टच क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, मैंने म्यूचुअल फंड की बात की थी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या, सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड हाउस विच मैनेजेस मैनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑन द म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहां से लाइन इरेज करता हूं, ठीक है. यानी बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑपरेट कर रहे हैं वो, बट मेरा क्या चेंज है इस केस में, ध्यान दीजिएगा. बट दे आर नॉट शोइंग the warning mutual fund investments are subjected to market risk. तो मैंने क्या किया, मैंने इस केस स्टडी को अपना एक टच दे दिया और एक नया क्वेश्चन तैयार कर दिया. ये केस स्टडी पहले आपकी थी, सपोज कीजिए 4 नंबर की या 5 नंबर की, अब एक केस स्टडी हो गई है 6 नंबर की. यानी 2 का ए, 2 का बी एंड एक सी पार्ट अब मैं ऐड करता हूं यहाँ पे, वो हो जाएगा क्या, सी पार्ट के लिए मैं बी पार्ट को इरेज कर देता हूं. ठीक है. तो अब एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं यहां से. इस लाइन से मैं बात कर रहा था ना आपका हाईलाइटेड स्टेटमेंट की, तो इस लाइन को मैंने हाईलाइटेड स्टेटमेंट बनाया है, ठीक है. इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है. आपके 11th में आएंगे, तो इस वजह से एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं. सहारा asset management is violating which
रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अबव केस में, जो केस मैंने अभी ऊपर दिया आप लोगों को, उसमें जो सहारा एसेट कंपनी है, यानी कि सहारा एसेट मैनेजमेंट, यानी कि ये वाली पार्ट जो म्यूचुअल फंड के से डीलिंग कर रही है, वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वॉयलेट कर रही है। ठीक है, अब सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। ठीक है, अब मैंने जो फर्स्ट चैप्टर कराया था, तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फर्म की, एक बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे जो स्टैच्यूटरी वार्निंग है, ठीक है, जितनी भी स्टैच्यूटरी वार्निंग्स होती हैं, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, चूइंग टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ, ब्रेस्ट मिल्क इज बेस्ट फॉर चिल्ड्रन, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये सारे के सारी वार्निंग्स लेजिस्लेशन से आती हैं, यानी कि कानूनी वार्निंग्स हैं। और इफ एनी ऑफ द फर्म इज फाउंड वायलेटिंग दीज warnings, then definitely they are not following their legal responsibility। तो इस केस की मैं बात करूं, इन दिस केस जो नया क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया है, द सहारा एसेट मैनेजमेंट इज वॉयलेटिंग which रिस्पॉन्सिबिलिटी, सहारा एसेट मैनेजमेंट इज violating its legal responsibility as they are not showing mutual fund investments are subjected to market risk। अब ये जो लाइन है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, इसके बारे में एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ना, जब ये एड्स आते थे तो इसके बारे में जो वार्निंग आती थी वो बहुत जल्दी बोल देते थे, जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट, दैट्स इट, खत्म। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई, एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब ये इस तरीके से बोला जाता है, सो दैट कुड बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो आई थिंक कि ये केस स्टडी आपको क्लियर हुई होगी, एंड मोटिव ऑफ दिस केस स्टडी वाज जस्ट टू गिव यू अ ग्लांस दैट व्हाट काइंड ऑफ केस स्टडीज कैन बी आस्क्ड from this topics, and weightage of such type of question lies from 4 marks to 6 marks। ठीक है, and you can solve case studies only if you have cleared your concepts। तो इसी के साथ इस टॉपिक को आज के लिए यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।